नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, प्राइम एजेंडा लेकर हाजिर है। त्रासदी 3 अक्षर का शब्द है, अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड को समाहित कर सकता है। त्रासदी एक ब्लैक होल सरीखा विशेषण है जो सब कुछ सोख लेता है। कुदरती आपदा हो या बड़ा हादसा, सब त्रासदी है। क्षति परिवार की हो, धन की हो, संबंधों की हो, सब त्रासदी है। धराली में जो कुछ हुआ वो भी एक त्रासदी का हिस्सा है। तस्वीरें डराने वाली हैं, सिहरन पैदा करने वाली हैं, रुलाने वाली हैं, सदमे में डालने वाली हैं। लेकिन इन सब के बीच, इन सब से इतर बड़ी जिम्मेदारी वक्त रहते हादसे का शिकार हुए लोगों को रेस्क्यू करने की भी है। जैसे जैसे वक्त का कांटा बढ़ रहा है, लोगों को जिंदा बचाने का चैलेंज और भी विस्मयकारी हो रहा है। मुख्यमंत्री धामी रेस्क्यू ऑपरेशन के हर एक क्षण को व्यक्तिगत रूप से ट्रैक कर रहे हैं, हर पल की अपडेट ले रहे हैं, प्रभावितों से मिल रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान अपने जान जोखिम में डालकर धराली के प्रभावित लोगों को बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं। खीरगंगा और धराली तक जाने वाला हर रास्ता तबाह और बर्बाद हो चुका है। सेना के ऑपरेशन में सबसे बड़ा बैरियर लो विजिबिलिटी और बारिश है। बावजूद हर संभव कोशिश की जा रही है। देरी जितनी मुश्किल है उतनी ही खतरनाक भी। सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर एनडीआरएफ क्या कुछ कह रही है वो आपको सुनाते हैं। सुबह एक डेड बॉडी हमने रिकवर किया है और इसके अलावा 100 से अधिक लोग, जैसा आप देख रहे हैं, 100 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और एक डेड बॉडी हमारी अभी रिकवर हुई है। आज चूंकि हमारे पास हमने कम्युनिकेशन भी सेटअप कर लिया है, पहले कम्युनिकेशन सेटअप नहीं था तो उससे एक दिक्कत हो रही थी। और आप जानते हैं कि वहां पर वो वेदर जो है काफी इंक्लीमेंट है, काफी खराब है, लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में दिक्कत आती है। और मैन पावर होने पर भी अगर आपको इक्विपमेंट नहीं है, टूल्स उस तरह के मोबिलाइज नहीं हो पाते हैं तुरंत, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। अब क्या है कि अब इक्विपमेंट वगैरह मिले हैं तो अब हो सकता है कि हम देखेंगे कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसमें तेजी आएगी। देखिए, जो अभी हमारे पास सूचना मिली है, तकरीबन 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अभी जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि 4 डेड अभी रिकवरी हुई है और 100 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि हताहत हो सकते हैं, मिसिंग हैं। तो अभी ये कंफर्म न्यूज़ अभी आई नहीं है। एसडीएमए से और स्थानीय प्रशासन से कंफर्म न्यूज़ अभी अवेटेड है। कैसे एयरलिफ्ट कराया जा रहा है, कैसे जो लोग बचाए जा रहे हैं उनको कैसे हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है, क्या सुविधा? इस सब की स्थापना वहाँ पर की गई है। लोकल रिसोर्सेज के माध्यम से वहाँ पर आर्मी है, आईटीबीपी है और उनका जो भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वहाँ पर क्रिएट किया गया है और लोगों को इंश्योर किया जा रहा है कि लोग सुरक्षित स्थान पर रहें ताकि अगर कोई सेकेंडरी ऐसा सिचुएशन होता है तो वहाँ पर वो हताहत ना हो। तो आपने आईटीबीपी और एनडीआरएफ को सुना। बहुत मुश्किलें हैं लेकिन पुरजोर कोशिश की जा रही है। विनोद सुमन आपदा प्रबंधन सचिव हैं, इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको सुनना चाहिए। उत्तरकाशी के धराली में आई जल प्रलय के बाद उत्तराखंड सरकार ने महा रेस्क्यू ऑपरेशन चला रखा है जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी शामिल है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन जी मौजूद हैं। सर, वर्तमान समय रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या स्टेटस है? वर्तमान में रेस्क्यू का काम जोरों पर चल रहा है। 250 से ज़्यादा लोग वहाँ मौके पर काम कर रहे हैं और अभी तक 150 से ज़्यादा लोगों को निकाला गया है। अभी कुछ लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, उनको खोजने के लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं। सर, ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बता रहे हैं कि रोड की कनेक्टिविटी वॉश आउट हो गया, हाईवे, क्या स्टेटस है सर? रास्ता कई जगह बाधित है। हमारे 600 लोग ऐसे राहत कर्मी हैं जो रास्ते में फंसे हुए हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। उनको हेलीकॉप्टर से भेजने के लिए व्यवस्था की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारे पास चिनूक हेलीकॉप्टर, MI-17 हेलीकॉप्टर वायुसेना से प्राप्त हुआ है और हमारे अपने कुछ हेलीकॉप्टर हैं, 6 हेलीकॉप्टर हमने किए हैं। इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। इनके माध्यम से हम लोगों को, टीमों को वहाँ भिजवाएंगे। सर, मुख्यमंत्री खुद वहाँ पर कैंप कर रहे हैं, उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया है। जो स्ट्रेटजी है, चूँकि कौन कौन से इक्विपमेंट मंगाए जा रहे हैं, किस बड़ी भयावह तस्वीर थी इस आपदा की? जो अत्याधुनिक उपकरण हैं, जैसे विक्टिम लोकेटिंग कैमरा है, थर्मल इमेजिंग कैमरा है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार है और कई ऐसे उपकरण हैं, उनकी मदद भी ले रहे हैं हम लोग। मैनुअल तरीके जो हैं खोजबीन के लिए उसकी मदद ले रहे हैं। डॉग स्क्वाड को लगाया गया है। हर प्रकार से जितनी संभावनाएं हैं जिससे मदद मिल सकती है, सबकी मदद की जा रही है और सबका सहयोग मिल रहा है। हम लोग रेस्क्यू का काम आगे बढ़ा रहे हैं। सर, आज भी मौसम विभाग का हाइपर अलर्ट है, उत्तराखंड में कई जगह रेड अलर्ट है, ऐसे में उत्तरकाशी में भी रेड अलर्ट है रेस्क्यू को लेकर? पूरे राज्य के लिए आज रेड अलर्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। अच्छा सर, आपसे अंतिम सवाल, ये जो चिनूक और MI-17 है, ये कब तक विंडो मिलेगी, क्या उम्मीद जताई जा रही, कब से ये लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? देखिए, अभी चिनूक और MI-17 और हमारे हेलीकॉप्टर तैनात हैं सहस्त्रधारा में और जौलीग्रांट एयरपोर्ट पे।
ज्यों ही विंडो मिलती है उड़ने के लिए, जो सामान भेजना है, जो मैन पावर भेजनी है, उसकी तैयारी की जा चुकी है। जो ही समय मिलेगा उसको भेजेंगे ऊपर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन, जो तफसील से जानकारी दे रहे थे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, और इन्होंने बताया है कि थराली में जो आपदा आई है उसको लेकर हाईवे बाधित हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर सहजधारा हेलीपैड पे खड़ा हुआ है, तैयार है। जैसे ही मौसम साफ होगा, विंडो मिलेगी, तो आर्मी के हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट होगा। कैमरा प्रभात कुमार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, प्राइम न्यूज़, देहरादून। देखिए, पूरा धराली पूरी तरह से जो है आपदा की चपेट में आ गया, और कल की घटना के बाद कई चरणों में वहाँ मलबा आया है। जैसा आज मैंने वहाँ पर जाकर जब सभी लोगों से मुलाकात करी, लोगों से बातचीत करी और घटना के बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले आया, उसके बाद फिर आया, दोबारा 3, 4, 5, 6 बार जो है इस प्रकार से बार बार मलबा आया, और वहाँ पर सभी कुछ आपदा की भेंट चढ़ गया। साथ में वहाँ शाम तक जो है सेना के लोगों ने 190 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है। धराली के दाहिनी तरफ से लगभग 120 लोग और धराली के बाईं तरफ से 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इससे पहले कि हम डिबेट की शुरुआत करें, त्रासदी के 5 सवाल जो लगातार अब उठ खड़े हुए हैं। सवाल नंबर 1, जो होटल सैलाब में बहे, क्या वहां पर लोग मौजूद थे? सवाल नंबर 1 हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जब सैलाब आया तो बहुत सारे लोग होटल में थे, इसे लेकर सवाल है। सवाल नंबर 2 जो बहुत अहम है, जो दुकान मलबे में दबे, क्या वहां पर लोग थे? बहुत सारी दुकानें मलबे का शिकार हुई, क्या वहां पर कुछ लोग थे? क्या वहां पर लोग घटना का शिकार हुए? सवाल नंबर 3 जो बहुत अहम है, सेना के कैंप में लापता जवान कहां गए? क्योंकि वहां पर राष्ट्रीय राजपूताना राइफल्स की एक ब्रिगेड तैनात थी, उनके जवान भी लापता है, वो कहां गए? सवाल नंबर 4, हादसे के वक्त क्या कल्प केदार मंदिर में पुजारी थे? क्या वहां पर श्रद्धालु थे जब यह हादसा हुआ? अगर वहां लोग थे तो उनका क्या हुआ? सवाल नंबर 5, जो घर ध्वस्त हुए, तबाह हुए, इन घरों में कितने लोग रह रहे थे? इनके नंबर्स को लेकर भी अभी खुलासा होना बाकी है, और एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उसके जरिए इस पूरे घटनाक्रम को देखने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब कैसे हुआ और आगे अब क्या कुछ होना चाहिए। डॉक्टर सत्येंद्र जी का स्वागत करिए, पूर्व कार्यकारी निदेशक है NIMD के आपदा प्रबंधन संस्थान के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम टू द शो। AK बियानी जी मेरे साथ है, भूवैज्ञानिक हैं। बियानी सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर विभूति राय हैं, पर्यावरणविद हैं। विभूति सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। संदीप गुसाई मेरे साथ हैं, इज अ सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं इन्फॉर्मेशन चाहता हूं कि वहां पे क्या कुछ चल रहा है वो मिले। संदीप जी, किस तरह की सिचुएशन अभी वहां पर है ग्राउंड जीरो पर? अगर आपको कोई इत्तला इस बारे में है, थोड़ी जानकारी दें। आपसे प्रबंध क्षेत्र जानकारी तत्वों को दे ये 13 और इसको एक पट्टी है जो प्रजाति के ऊपर 3 चक्र पट्टी है। जब अंग्रेज और राजा लखनऊ पट्टी का उसके बाद आता है झाला के बाद आता है भगोल, फिर उसके बाद दो काम। ठीक है संदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देयर इज अ ग्लिच इन योर ऑडियो, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा संदीप जी, मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। मैं डॉक्टर सत्येंद्र के पास जाता हूँ। सर, इस समय सबसे अहम भूमिका आपदा प्रबंधन की है, NDRF की है, SDRF की है, ITBP की है, लेकिन जिस तरह से मलबा वहाँ पर आया है, कोई भी हार्ड सरफेस वहाँ पर नहीं है। चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर्स को लैंड करने में वहाँ दिक्कत हो रही है, बारिश लगातार हो रही है, विजिबिलिटी बहुत लो है। जिस इलाके में घटना घटी है उसकी कनेक्टिविटी खत्म हो गई, सारे रास्ते, रोड, सड़कें तबाह हो चुकी हैं। कितनी बड़ी चुनौती है सर, क्योंकि जिस तरह से समय बीत रहा है, घड़ी का कांटा बढ़ रहा है, मुश्किलें और बढ़ती जा रही उन लोगों के लिए जो इस पूरे मामले में शिकार हुए हैं कुदरती कहर का, और साथ ही साथ जो लोग फंसे हुए हैं। तो जैसे जैसे समय बीत रहा है मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। डॉक्टर सत्येंद्र जी, देखिए, ऐसी आपदा के पश्चात एक हम बोलते हैं गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम इमीडिएटली कैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस को
चलाएं। और रिस्पांस को इम्प्लीमेंट करें। राइट सर। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पर हमारी कुछ आर्मी की बटालियंस भी थी जिन्होंने एकदम इमीडिएटली वो तुरंत वहाँ पर पहुंच कर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। लेकिन सबसे पहले जरूरी होता है इस चीज में, देखिए विकट परिस्थितियां, हिमालय के अंदर कोई भी डिजास्टर होता है, 2013 की बात भी करेंगे तब भी इसी तरह की विकट परिस्थितियां थी और हमारे जो रेस्क्यू टीम्स हैं, रिस्पांस टीम है, उनको पहुंचने में बहुत दिक्कत हुई। तो अभी सभी रास्ते ब्लॉक हैं, जैसे डीएम साहब ने भी बताया और जो रिलीफ कमिश्नर है उन्होंने भी बताया कि सभी रास्ते वहाँ पर ब्लॉक हैं और जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। हमारी रेस्क्यू टीम्स है, रिस्पांस टीम है, इवन मेडिकल टीम्स है, उनको जाने में भी दिक्कत हुई है। तो लोकली जो भी अभी किया जा रहा है और जो भी टीम्स हम लोगों की एनडीआरएफ वगैरह की टीम्स पैदल उन लोगों ने मार्च करके वहाँ पर पहुंचा है, तो इसमें कहते हुए मेरे को ये कोई संकोच नहीं है कि हमारा रिस्पांस सिस्टम बहुत बेहतर है। हमारी रिस्पांस का पर्टिकुलरली एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, ऑल दीज टीम्स आर वेरी वेल ट्रेन्ड इन रेस्क्यू एंड रिस्पांस ऑपरेशंस। लेकिन फिर भी अभी तक ऐसी विकट परिस्थितियों में लगभग 150 से ज्यादा, इससे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि 150 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है और सही जगह सही सलामत को बाहर निकाला जा सका है। तो रिस्पांस में हम लोग की कोई ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है, केवल यही है कि जैसे ही मौसम खुलेगा हम लोग एयर ऑपरेशंस करके हेलीकॉप्टर्स वगैरह से भी हमारी रेस्क्यू टीम्स एंड मेडिकल टीम्स दे विल बी देयर। बट इसमें सबसे पहले जो सवाल जो हम लोग कहना चाहेंगे वो है कि रिस्पांस तो ठीक है, रिस्पांस में कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है, लेकिन रिस्पांस इस तरह की आपदाएं ना हो तो हमारे जो बेसिकली जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, मिटिगेशन मेजर्स हैं, प्रिपेयर्डनेस है, उनमें काफी हद तक खामियां हैं, जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। सत्येंद्र सर, एक सवाल मेरा है कि जब आपदा आई वो तस्वीरें हम सब ने देखी हैं, क्योंकि जो नीचे वाला इलाका था, जो तराई वाला इलाका था, गांव का इलाका था, जहां पर बहुत सारे होम स्टेज, होटल, घर थे, वहां पर पास में एक मेले का आयोजन भी हो रहा था। तो जिस समय ये फ्लड, ये क्लाउड ब्रस्ट होता है या जो भी विषय वस्तु हुई, उसमें सर हमने देखा कि नीचे बहुत सारे लोग थे और 40-50 फीट ऊपर मलबा आया है सर, उनको तो बचने का कोई चांस ही नहीं मिला। और जो ये रेस्क्यू लोग हुए हैं, ये वो लोग रेस्क्यू हुए हैं सर जो असल में वहाँ नहीं थे, आसपास के जो इलाकों में थे, सड़कें खराब थी, वो लोग रेस्क्यू हुए हैं, लेकिन असल जो प्रभावित लोग हैं वो तो रेस्क्यू भी नहीं हो पाए अभी तक सर। डॉक्टर सत्येंद्र, उनके बारे में कुछ कहना अभी तो निश्चित नहीं है जब तक कि देखिए आपदा प्रबंधन के अंदर तभी हम कहेंगे हताहत हुए तक उनकी डेड बॉडी नहीं मिलेगी। तो जब तक डेड बॉडी नहीं मिलती है उसमें कुछ टाइम होता है, उस टाइम तक वेट किया जाता है, उसके पश्चात ही हम कहते हैं कि इतने हताहत हुए थे, अपने उसमें डेथ हुई। तो अभी तक वो ये कह रहे हैं कुछ लोग लापता है, कितने लापता है इसकी जानकारी भी अभी तो पूरी एक्यूरेट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो इस तरह के हादसे हुए पर्टिकुलरली, अब इसके क्या कारण है ये अभी साइंटिस्ट इस बारे में काफी रिसर्च करने की आवश्यकता है। और 2013 की भी जो दुर्घटना हुई इसके बारे में भी अभी तक कोई निश्चित जानकारी हम लोगों को एग्जैक्टली सर, नंबर सर, डेटा और नंबर को लेके अभी भी क्लैरिटी नहीं है। जब भी इस तरह के पहाड़ों पर इस तरह की ये समय लगता है इसमें, कोई देखिए इमीडिएट, क्योंकि अभी मेन प्रायोरिटी नंबर को गिनना नहीं, मेन प्रायोरिटी जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग अंदर हैं, जो लोग हमारे हैं, उनको निकालना, उनको कैसे सुरक्षित निकाला जा सके, कैसे उनको मेडिकल फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जा सके, तो वो प्रायोरिटी है। ये सब चीजें बात की हैं। इसके बाद में जब हम उसके बारे में पूरा रिलीफ ऑपरेशन चलेगा, जब इन लोगों को कंपनसेशन वगैरह दिया जाएगा, जितने हताहत हैं, फेयर इनफ पॉइंट टेकन सर। बियानी सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जोग्राफिकली वो इलाका बहुत सेंसिटिव है और चूंकि ये हिमालयन रेंज है सर, यहाँ की पहाड़ियाँ बहुत यंग कही जाती हैं, देयर आर यंग रॉक्स। दूसरी बात ये भी है सर, इट इज द यंगेस्ट माउंटेन। अब इसमें कितना सेंसिटिव है डॉक्टर सत्येंद्र, मैं बियानी सर से सवाल पूछ रहा था सर। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। डॉक्टर सत्येंद्र, पॉइंट टेकन सर। बियानी सर, जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर उस इलाके का बहुत ही सेंसिटिव, बहुत फ्रेजाइल है, बहुत यंग, वहाँ पे जो रॉक्स हैं, जो चट्टानें बहुत यंग हिमालयन रेंज है वो सर, और मिट्टी, चूँकि पेड़ों की कटाई लगातार हो रही है, डेवलपमेंट के काम लगातार हो रहे हैं, तो मिट्टी की जो पकड़ है, ग्रिप है, बहुत ढीली हो गई है सर वहाँ पे, इसलिए इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं। लेकिन सर बतौर भूवैज्ञानिक आप इस पूरी घटनाक्रम को किस लिहाज से देखते हैं बियानी सर? एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से हिमालय माउंटेन यंग है पर रॉक्स यंग नहीं है जी। रॉक्स करोड़ों साल पुरानी है, बल्कि ये कहूंगा कि जिस एरिया में ये घटना हुई है वहाँ की रॉक्स जो है कम से कम 150-200 मिलियन करोड़ साल पुरानी होगी।
जी। तो रॉक्स एक अलग चीज है और जो टोपोग्राफी है वो अलग चीज है। अलग चीज। टोपोग्राफिकली माउंटेन यंग हो सकते हैं और हिमालय जैसे पिछले 5 करोड़ साल से ऊपर उठ रहा है, तो जरूरी नहीं कि ये एरिया 5 करोड़ साल का हो सकता है, ये कम भी हो। और अब दोनों चीजों में जब अंतर हो गया तो हम अगर माउंटेन की बात करें तो माउंटेन जिसको हम कह रहे हैं कि ये कमजोर है, ये ऐसा नहीं है। माउंटेन के दोनों एस्पेक्ट है कि देखिए माउंटेन जो है हिमालय की हाइट काफी है, तो इसकी हाइट काफी होने के कारण क्या होता है कि इसमें जो मटेरियल जिसका जैसे कोई भी चीज जमीन से उठती है या समुद्र से ऊपर आती है तो उसका क्षरण उसी दिन से शुरू हो जाता है जी। तो दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती है, एक तो ऊपर उठना भी चलता है और साथ साथ उसका डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन ये भी साथ साथ चलता है। अब हिमालय जो आपने कहा मिट्टी है, तो मिट्टी जो है वो एक प्रोडक्ट है नेचुरल एक्शन की, और ये मिट्टी हिमालय में जमा हुई है, और क्योंकि ये एरिया काफी इंटीरियर का और काफी हाइट का है तो वहां पे क्या होता है कि खास करके दिन में पानी पिघलता है और रात को ठंडा होने पे वो बर्फ बनता है, तो उसके कारण ये रॉक जो है टूटने लगती है और इसका फ्रीजिंग एंड थाइंग इफेक्ट बोलते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और फ्रीजिंग एंड थाइंग के कारण क्या हुआ है कि ये हो सकता है कि रॉक्स वहीं रही हो, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर बारिश हुई तो जैसे इसने कहा IMD ने कि वहां कोई बारिश नहीं हुई, खास करके कल या उसके 2-3 दिन पहले तक कोई बारिश नहीं बताई है, और हरसिल में भी नहीं बताई है। उन्होंने कहा कि 2 मिलीमीटर और 6 मिलीमीटर बारिश हुई, तो ऐसे में क्लाउड बर्स्ट की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। अब जो वहां पे हुआ है तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है जी। या तो कोई लेक हो, और लेक है तो वो फूटी हो और उसके कारण आया हो। तो जो हिमालय के सर्वे हुए हैं उसमें कोई ऐसी बड़ी लेक कम से कम उस एरिया में इन्होंने जितने भी लिटरेचर हो उसमें उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब उस पॉसिबिलिटी को अगर हम थोड़ी सी देर के लिए साइड ट्रैक कर दें तो अब एक दूसरी पॉसिबिलिटी बचती है कि जो मलबा है ऊपर से गिरा, उसने एक टेम्पररी लेक क्रिएट करी और वो टेम्पररी लेक के बर्स्टिंग के चांसेस हैं, और वो उसके जो पत्थर देखेंगे तो उसकी बेसिस पे आसानी से पता लगा जा सकता है कि ये किस जगह लेक बनी है, क्योंकि हर जगह के अपने अपने पत्थर की विशेषता होती है। जो जियोलॉजिस्ट उस एरिया से वाकिफ है या हिमालय से वाकिफ है, वो जो धराली में पत्थर आए उनको देख के बता सकता है कि ये कम से कम कितनी दूर होगा, क्योंकि वो जो खीरगंगा नदी है वो 10 किलोमीटर की ही है, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा डिटेल स्टडी की जरूरत लगेगी, पर अभी जो है जो इतना मलबा आया तो निश्चित रूप से एक यहाँ पे एक व्यवस्था का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि आपके पास लाखों टन मलबा जमा हो रहा है और आपको पता नहीं है, तो इसके लिए हमको कुछ न कुछ सिस्टम में ऐसा सुधार करना पड़ेगा कि ये मलबा जो जमा हो रहा है उसको हम समय पे पहचान लें, और पहचानने के बाद उसको कैसे डिस्पोज करें या उसको किस तरह से हम उसके डिवास्टेटिंग इफेक्ट नहीं हो, तो उसके लिए हमें एक प्लान की जरूरत है। तो मैं फिलहाल तो ये कहूंगा कि हमें थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि एक सवाल बियानी सर मेरा ये भी था कि इफ दिस वाज नॉट अ क्लाउड बर्स्ट, अगर ये बादल फटने की घटना बियानी सर ये नहीं है, और तो क्या बहुत वक्त से ऊपर पानी जमा हो रहा था, कोई झील थी जो मेल्ट हुई है, या ग्लेशियर्स का पानी बहुत बड़ी तादाद में नीचे आने लगा जिसकी वजह से घटना घटी है? अगर ये क्लाउड बर्स्ट नहीं तो सर क्या है, ये किस तरह का नेचुरल फिनोमेना है, जरा समझाइएगा दर्शकों को सर बियानी सर। अगर ग्लेशियर वहाँ अगर खीरगंगा नदी का वो देखें, गूगल अर्थ देखें, कोई दूसरी मैप वगैरह देखें, इंटरनेट पे बहुत सारे मैप्स अवेलेबल हैं, तो उस खीरगंगा के जो 10 किलोमीटर तक का क्षेत्र है उसमें आज की तारीख में कोई ग्लेशियर नहीं है। पहले कभी ग्लेशियर रहे होंगे, जब लाखों साल पहले या हजारों साल पहले ग्लेशियर रहे होंगे, तो वो एक अलग बात है। आज की तारीख में ग्लेशियर नहीं है। अब ये जो पानी इकट्ठा हुआ वो टेम्पररी झील बनी है, और हो सकता है कि उस टेम्पररी झील के ब्रेक होने से ये मलबा आया, और ये झील कैसे इग्नोर हो गई, ये एक बहुत ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि इतना सारा मलबा एक साथ आना, और आप कहें कि अगर ऊपर से ग्लेशियर टूट के नीचे आया है, तो सवाल ये कि ऐसी कौन सी फिजिक्स है जो पूरे आइस को कुछ ही सेकंड में मेल्ट कर देगी, और वो बह के इतनी फास्ट स्पीड से आया जो वास्तव में डराने वाली स्पीड थी, वो इतना आ गया, ये मुझे समझ नहीं आता। तो कहीं ना कहीं हमको झील की पॉसिबिलिटी को ध्यान रखना है, चाहे वो ग्लेशियर की झील हो, चाहे वो कृत्रिम झील अभी पिछले कुछ ही टाइम में निर्मित हो। हाँ, तो सर झील का पानी था और जो उसके रेडियस को, डायमीटर को डैमेज करता है और वो पूरा पानी फ्लो के साथ नीचे आ जाता है। एक थ्योरी ये हो सकती है। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊँगा। प्रोफेसर विभूति राय भी मेरे साथ हैं। विभूति सर, जो नैरेटिव, जो आइटनरी बियानी सर बता रहे हैं कि दिस कुड बी द रीज़न, बहुत सारे उन्होंने ऑप्शंस बताए कि
वहाँ पर ग्लेशियर नहीं हो सकता, झीलें हो सकती हैं, उनका रेडियस था, उनका डायमीटर डैमेज हुआ, इतनी स्पीड से पानी नीचे आया कि 25-30 सेकेंड में सब कुछ वहाँ ज़मींदोज़ हो गया, पता नहीं चला। बतौर पर्यावरणविद सर, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर हम लगातार पहाड़ों पर पेड़ काट रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं, तो क्या ये भी एक रीज़न है कि बहुत फ्रेजाइल हो गई है वहाँ का जो पठारी इलाका है, बहुत फ्रेजाइल हो गया है? विभूति सर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से हम पहाड़ों में विकास कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट वहाँ के जो लोकल जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं उस पर पड़ा। जैसा कि ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि एक वीडियो और बहुत सारे वीडियो हमारे सामने आ चुके हैं जब ये दुर्घटना हो रही थी। उसको देख करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर इन लोगों ने डेवलपमेंट किया था वो एक डेब्री कोन है जो कि खीर गंगा की वजह से बना, और हो सकता है 100, 200, 500 साल पहले इस प्रकार की घटना घटी हो और वो सारा का सारा मलबा आकर के नीचे स्टेबलाइज हो गया और 200, 250, 300 साल में वो स्टेबलाइज होने के बाद वहाँ पर पेड़ उगाए और उसमें लोगों ने वहाँ पर खेत बना लिए और रहने लग गए। तो ये देख के पता चल रहा है कि पर्टिकुलर ये जो कोन शेप स्ट्रक्चर था जिसपे कि बहुत सारे होटल आदि बने हुए थे, ये आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। संदीप गुसाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? संदीप गुसाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? संदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूं मैं। ठीक है संदीप जी, एक अहम सवाल ये भी था कि वहाँ पर जैसा कि सारे वरिष्ठ हमारे बता भी रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में एक गोल्डन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वक्त रहते आप रेस्क्यू कर लें, क्योंकि इस तरह के हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल काम होता है। अभी अगर संदीप जी, अभी क्या अपडेट है वहाँ पर, किस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल बारिश और लो विजिबिलिटी बनी हुई है, इसीलिए अगर कोई जानकारी, क्या लोकल से आपकी किसी से बात हुई है संदीप जी? जो वहाँ सात गाँव है धराली और नुकसान हुआ है, आर्मी का टैंक वहाँ तबाही दी है और इसका जो बाजार पूरा तबाह है, जो गाँव सुरक्षित है। और ये जो घटना धराली में घटना हुई है 2012 में एक कंटिन्यूअस श्रीकंठ पर्वत को देख आती है और वहाँ कुछ है नहीं, बड़े छोटे, और वहाँ बहुत सब वो बता रहे थे तो अगर मुख्यमंत्री वहाँ है वहाँ पर ठीक है, ऑडियो में दिक्कत लगातार आ रही है गैस के। संदीप गुसाई, माफ़ी चाहता हूँ, आपका भी ऑडियो अभी तक हम तक नहीं पहुँच पा रहा है। डॉक्टर सत्येंद्र, अब बस अगला जो मोटिव यही है कि भाई किसी भी तरह से रेस्क्यू किया जाए। सीएम धामी खुद सारे मसलों को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं, हर रेस्क्यू ऑपरेशन में वो शामिल हो रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। 100-150 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। लेकिन डॉक्टर सत्येंद्र, यहाँ से अगला स्टेप अब क्या है? बतौर एक्सपर्ट अगर आपसे पूछें हम, तो अब यहाँ से अगला स्टेप क्या होगा सर? देखिए, आपदा प्रबंधन के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले बिफोर डिजास्टर, आपदा से पहले क्या क्या किया जा सकता है, और आपदा के दौरान क्या क्या किया जाना चाहिए, और आपदा के पश्चात क्या क्या किया जाना चाहिए। तो अभी हम आपदा की स्टेज में, आपदा आ चुकी है, उसमें कैसे रिस्पॉन्स हम करेंगे, कैसे रेस्क्यू करेंगे, कैसे रिलीफ करेंगे, ये सब चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं आपदा के दौरान। तो अभी सबसे पहले हमारा रिस्पॉन्स करना है। रिस्पॉन्स के लिए हमारी रिस्पॉन्स टीम्स हैं और आ भी रही हैं। सेकंड है रेस्क्यू करना, उन लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाना। उनके लिए रिलीफ कैंप हम लोग बनने चाहिए, और रिलीफ कैंप के अंदर उनके खाने पीने की सुविधा है, मेडिकल सुविधा है, और डॉक्टर्स की सुविधा है। जो कुछ ऐसे वीक लोग हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि ओल्ड एज के पर्सन्स हैं, वीमेन हैं, बच्चे हैं, उनके लिए अलग से सुविधा उपलब्ध वहाँ पे रिलीफ कैंप के अंदर करानी चाहिए। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि शॉक, ट्रॉमा। देखिए, ऐसी आपदा के पश्चात कई ऐसे भी परिवार होंगे जिसमें सारे के सारे लोग दुर्भाग्यवश हताहत हो गए हैं, तो उसमें 1 बचा है, 2 बचा है, 3 बचे हैं। उन लोगों को किस तरह का ट्रॉमा होगा, किस तरह का शॉक होगा, उसके लिए भी हमको ट्रॉमा मैनेजमेंट की, हम लोग बोलते हैं ट्रॉमा मैनेजमेंट की जरूरत
सकते हैं। कुछ लोगों की स्पेशल नीड्स हो सकती हैं, मे बी सम लेडीज जो कि प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जी। कुछ ऐसी होंगी जिनके छोटे बच्चे हैं, कुछ बीमार लोग होंगे, उनके लिए अलग से हम लोगों को ये सब रिलीफ ऑपरेशंस चलाने पड़े। इसके पश्चात होता है कि रिलीफ, अब किसी का कितना नुकसान हुआ, नुकसान का आकलन होगा, इसके लिए सेंट्रल टीम आती है। इस तरह के जो बड़े बड़े हादसे होते हैं उसके अंदर सेंट्रल टीम भेजी जाती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों की कितना नुकसान हुआ है, रोड का कितना डैमेज हुआ है, कितना infrastructures का प्लीज damage प्ले द हुआ है। विजुअल्स इंस्टेड ऑफ ग्राफिक्स, विजुअल चलाइए सर, प्लीज कंटिन्यू सर। ये हाँ, Should I continue? हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो इसके बाद में हम लोगों इसको एसेस करते हैं कितना लॉस हुआ है, कितना डैमेज हुआ है। हाँ, हर एक का कंपेंसेशन एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोगों के हैं रिलीफ मैनुअल से, उसके अनुसार वो सबको रिलीफ दिया जाएगा विद इंडिविजुअल। देन कम्स पोस्ट डिजास्टर। पोस्ट डिजास्टर्स के बाद हमको हमारी जो थ्योरी होती है वो होती है बिल्ड बैक बेटर। जी। अभी जो थ्योरी है, यदि आप देखेंगे, अभी हमारी थ्योरी है कि हम लोग बिल्ड बैक बेटर। बिल्ड बैक बेटर का मतलब है कि अभी जो हमारी आपदा, उससे हमने क्या लेसन सीखे, क्या सबक हमने सीखे, उन सबक को ध्यान में रखते हुए कैसे हम रिहेबिलिटेशन करेंगे, किस तरह का रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। रिहेबिलिटेशन के अंदर ये केवल ये नहीं है कि हम लोग मकान बना दें या सड़कें बना दें, उसके साथ साथ लाइवलीहुड रिहेबिलिटेशन भी है लोगों का। ये लोगों का रोजगार चला गया होगा, इसमें देखिए बहुत तरह की परेशानियां हुई होंगी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो डैमेज हुए ही हैं, लोगों की जो खेती है जो कि वहाँ का मेन लाइवलीहुड का सोर्स है वो भी डैमेज हुआ होगा, लोगों के बाग हैं, बागवानी है, वो सब डैमेज हुआ होगा। टूरिस्ट एक सबसे बड़ी चीज है वहाँ पे, टूरिस्ट काफी लाइवलीहुड देती है, पर्टिकुलरली ऐसी जगह पे आपने देखा होगा किस तरह के होटल्स हैं, किस तरह के होम स्टे हैं, तो ये भी सब लाइवलीहुड है। उनकी लाइवलीहुड को भी रिस्टोर करना है, लाइवलीहुड के लिए भी रिहेबिलिटेशन उनका करना है। तो ये सब चीजें हैं जिसपे तवज्जो देने की जरूरत है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि ये बियानी साहब ने बताया है कि ये एक नेचुरल फिनोमेना के बारे में उन्होंने जिक्र किया, लेकिन नेचुरल फिनोमेना तो है ही, लेकिन इसमें ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स काफी हद तक है। यदि मैं कहूँ कि नेचुरल फिनोमेना का रोल जब 10% है तो 90% इसमें ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स हैं। अब अभी आपने देखे होंगे, यदि आप वीडियो को देखेंगे तो फ्लड जोन के अंदर जहां से रिवर आ रही है, क्षीर गंगा जिसको कहते हैं, इसके अंदर ही, इसके फ्लड जोन के अंदर ही सारे कंस्ट्रक्शन हैं। आप देखेंगे ज्यादातर होटल्स जो हैं, ज्यादातर होम स्टे हैं या घर हैं या दुकानें हैं, बाजार हैं, इसी फ्लड जोन के अंदर ही है। तो ऐसे फ्लड जोन के अंदर कंस्ट्रक्शन करना, स्पेशली फ्लड जोन रेगुलेशंस हमारे जो एक्ट हैं या रूल्स हैं उनका सरासर उल्लंघन है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसलिए ये केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये प्राकृतिक प्लस मानव जनित आपदा का संगम है। ये दोनों कारण इसके लिए बहुत बहुत जिम्मेदार हैं, तो इन चीजों पे तवज्जो देने की भी आवश्यकता है। ठीक है, बियानी सर के पास मैं जा रहा हूँ। सर, आपने जो सिचुएशन थी उसके बारे में बता दिया, क्या रीजंस हो सकते हैं इस घटना का वो आपने समझा दिया, लेकिन क्या जो प्रिकॉशन मेजर्स हैं वो लिए जा सकते थे, उसमें कहीं सर गलती हुई है, उसमें कहीं से चूक हुई है, कोई मिस हुआ है बड़ा सा? ये एक अप्रत्याशित घटना है, ये आप मान के चलिए। इस तरह की घटनाएं हर जगह हर वक्त नहीं होती है, कभी कभार इस तरह की घटनाएं होती है। अब इसमें जो मिसिंग है वो हमारा मॉनिटरिंग पार्ट है, वो पूरे प्रदेश के लेवल पे या हिमालय में इन जनरल कह सकते हैं। अगर हमारा मॉनिटरिंग पार्ट अच्छा हो तो इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकती है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि हमें कोई बहुत हाई टेक्नोलॉजी की बिल्कुल जरूरत नहीं है ऐसे केसेस में। आप सिंपली ड्रोन को उड़ाइए और ड्रोन आपको पूरा वैली का जो मैपिंग करके या आपको कैमरे पे वो पिक्चर भेज देगा और आप तुरंत पता लगा सकते हैं किस जगह प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है और किस जगह सेफ है। तो अगर दिन में हम 2 बार या 3 बार भी अगर ड्रोन को उड़ाएं तो उसमें कोई खर्चा भी नहीं आता और आसानी से हम रिमोट कंट्रोल उस ड्रोन को मैनेज कर सकते हैं। और उसकी बेसिस पे अगर हम ये डिसाइड कर ले कि भैया यहाँ पे इस तरह का बिल्डअप हो रहा है या इस तरह की परेशानी संभावित है, तो हम आसानी से उसको कर सकते हैं। अब सवाल ये कि मॉनिटरिंग का पार्ट बहुत ही कमजोर है हमारे यहाँ। अब आपका रास्ते टूट गए जी, इसमें मेरा ये कहूंगा जी कि आप ये बीएससी का बच्चा भी ये बता सकता है कि जो नदी है वो काट रही है और काटने से, नदी के काटने से क्या हो रहा है कि वो नदी सड़क के नीचे काट रही है, तो क्या हम इसके लिए पहले से वो नहीं ले सकते थे? आसानी से लिया जा सकता था, सेफ्टी मेजर लगा सकते थे या पानी को थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते थे, तो कम से कम रास्ते तो चालू रहते। अब इतनी बड़ी चीज अगर इग्नोर होती तो इसके लिए ये एक्सक्यूजेबल नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है।
बाकी 2 गेस्ट के पास मैं जाऊंगा। प्रोफेसर विभूति, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं? अभी भी आपका ऑडियो ठीक नहीं सर, कोई बात नहीं। मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं, पहले और बाद की तस्वीरें दर्शकों को, कि आखिर किस तरह से हादसे के पहले की तस्वीरें थी और हादसे के बाद की तस्वीरें। सबसे पहले ये 6 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये घटना के बाद की तस्वीरें हैं, कैसे लोग रेस्क्यू किए जा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है, रास्तों को कैसे दुरुस्त किया जा रहा है। और जो 5वीं तस्वीर है वो उस इलाके की है, उस गांव की, खीरगंगा गांव की, जहां पर कल ये बड़ा हादसा हुआ है और सीएम धामी वहां पहुंचे थे। ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्होंने पूरी डिटेलिंग की है। और जो 6वीं तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पानी का बहाव देखिए, लगातार पानी बह रहा है, पूरा का पूरा जो जंगल है और पूरा का जो पूरा जो मड स्लाइड्स और पानी था वो नीचे उतर आया है। हालांकि बियानी सर बता रहे हैं कि ये नेचुरल फिनोमेना है, कि अप्रत्याशित घटना है, इसे लेकर किसी भी तरह की तैयारी होना बहुत मुश्किल थी। लेकिन जो हादसा हुआ है, तस्वीरें बता रही हैं कि हादसा कितना भयावह, कितना खतरनाक और कितना हिलाने वाला था। हालांकि वक्त रहते जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। वहां पर राजपुताना राइफल्स की ब्रिगेड थी, उन्होंने भी अपनी 10 जवानों को खोया है, उनका भी अभी पता नहीं चल पाया कि आखिर वो जवान कहां लापता हैं। लेकिन जो शुरुआती रेस्क्यू ऑपरेशन था वो सेना ने शुरू कर दिया था। फिलहाल आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर तैनात की गई हैं। चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने की कोशिश की जा रही है। लगातार हो रही है बारिश और लो विजिबिलिटी एक बहुत बड़ा मसला है। और आपदा के पहले और बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जब घटना नहीं हुई थी उससे पहले देखिए पूरा इलाका कितना हरा भरा, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। वहाँ पर टूरिस्ट घूमने के लिए गए थे, साथ ही साथ वहाँ एक बहुत बड़ा फेमस मेला लगता है। और देखिए रोपवेज भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इलाका बहुत अच्छा था, मार्केट पूरा यहाँ पर था। देखिए अब ये पूरा मार्केट तबाह हो गया है। ये जो आप मार्केट देख रहे हैं, जहाँ पर फल और सब्जियों की दुकानें लगी हुई हैं, रेडियाँ पटरियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, होटल्स, गाड़ियाँ, होम स्टेज दिखाई दे रहे हैं, ये सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया है। आपदा के बाद की तस्वीरें देखिए, सिर्फ वहाँ पर पानी, कीचड़ और मलबा दिखाई दे रहा है। लेकिन हादसे से पहले देखिए कितना सुंदर वो इलाका हुआ करता था। तमाम टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं, चूँकि 4 धाम यात्रा यहाँ से होकर गुजरती है। गंगोत्री जाने से पहले आपको यहाँ पर एक स्टे करना पड़ता है। देखिए सेब के कितने खूबसूरत वहाँ पर बागान थे, बहुत सुंदर इलाका था। लेकिन देखिए नेचुरल डिजास्टर हुआ है और इस त्रासदी के बाद की हालत देखिए। ये वही इलाका है जो पानी आप भरता देख रहे हैं आपदा के बाद या आपदा के दौरान। ये वही इलाके हैं जो आपको एक तस्वीर में बिल्कुल सही, साफ सुथरे और अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और हादसे के बाद देखिए क्या हालत हुई है। पूरा का पूरा मार्केट, बाजार, होम स्टेज, होटल, ये रोपवेज सब कुछ टूटकर खराब हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। देखिए ये वही इलाका है जहां पर पानी सैलाब बनकर आया, कीचड़, मड, पूरा का पूरा जो पत्थर का टुकड़ा था वो इस पूरी वैली से होता हुआ खीरगंगा जो गांव है वहां पर अंदर दाखिल हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख हादसे से पहले कितना सब कुछ कितना शांत, और देखिए वहां पर कितनी सुंदर वो जगह थी, कितना सुंदर वो इलाका था। लेकिन अब वो कब्रिस्तान बन चुका है, जिंदा कब्रिस्तान बन चुका है। बहुत सारे लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। अगली तस्वीर दिखाई PCR। अब आपको एक और इलाके की तस्वीर दिखाते हैं। वहां पर भी आपदा से पहले और बाद की तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि आखिर ये आपदा कितनी खतरनाक थी कि उसने पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर खीरगंगा और हर्षिल के इलाके का बदल कर रख दिया है। लोग हतप्रभ है। चलिए ठीक है, अब गेस्ट के पास चलते हैं। संदीप जी बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूं, आपका ऑडियो ठीक नहीं होता, लेकिन अब PCR बता रहा कि आप मुझे सुन भी पा रहे हैं और आपका जवाब मुझे मिल भी पाएगा। संदीप जी, फिलहाल जो डिजास्टर वहां पर हुआ है बहुत खतरनाक है मामला, रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी वहां फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, कोई जानकारी संदीप जी? कि ऑपरेशन में अच्छी बात यह है कि वहीं पर ITBP और सेना थी, तो जैसे ही धराली में ऊपर से पूरा एक सैलाब आया, वो सैलाब पानी से ज्यादा वो जो डेब्रीज था, बोल्डर थे, वो लेके आया, तो फौरन जो जांगला में जहां पर ITBP का टुकड़ी है वो वहां से तुरंत रेस्क्यू के लिए आई। और हर्सिल में चूंकि सेना खुद इससे अफेक्ट हो गई थी, उसका एक कैंप खुद जो अफेक्ट था उसमें उनको भी खुद रेस्क्यू, जो सेना वहां पर तैनात है राजपुताना राइफल, उन्होंने उसमें उस रेस्क्यू में लग गई। डेब्रिस इतनी ज्यादा है और जो 3, 4, 5 मंजिला बिल्डिंगें थी वहां पर, जो होम स्टे, होटल और रिजॉर्ट बने थे, वो पूरी तरीके से धराशायी हो गई। और अभी रोड नहीं खुली है, अभी गंगनानी का पुल बह गया है, उसके अलावा भटवाड़ी में जो रास्ता है वो टूट गया है। उससे पहले श्री उत्तरकाशी से थोड़ा सा आगे जो असी गंगा है वहां उसने भी तबाही मचाई है। इसके अलावा
जब भटवाड़ी से आगे जाते हैं तो वहाँ पर भी रोड क्रैक हो गई है। ये जो मलबा जब नीचे की तरफ आया तो उसने जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है वो कई जगह बाधित कर दिया। तो उत्तरकाशी से लेके और धराली जहाँ पर मेन लैंडस्लाइड जो मेन अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर करीब 5-6 जगह रोड ब्लॉक है। बिजली भी कल नहीं थी, बिजली काट दी गई थी एहतियातन, क्योंकि कहीं भी जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो बिजली काट दी जाती है, तो बिजली काट दी गई थी। और उसके अलावा फिर जो संचार की सुविधाएं हैं वो भी कल बाधित रही। आज भी उस इलाके में बारिश रुक रुक कर हो रही है। हालांकि IMD का जो आंकड़ा है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि वहाँ पर भारी बारिश हुई है, लेकिन लोकल लोगों से हमारी बात हुई है। वो लोग कह रहे थे कि 4 तारीख से लेके और 5 यानी 3 तारीख से शुरू हो गई थी बारिश। 4 को भी लगातार बारिश होती रही, 5 को भी बारिश होती रही और 5 को 1:42 पे। इसमें कंफ्यूजन है कि ये बादल फटा है या फिर ये ऊपर कोई जो डेब्रिज थी वहां भूस्खलन हुआ और उसके बाद पूरा नीचे आया। तो सेना जितनी ताकत लगा रही है, ITBP ने जितने लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है, और आप शुरुआत में कह भी रहे थे, और हम लगातार जो धराली के सामने जो मुखवा गांव है जहां से वीडियो वायरल हुई हैं और जो हरसिल है उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो वो लोग बता रहे हैं कि दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और अभी तो अगर रोड जल्दी नहीं खुली तो और भी ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी, क्योंकि गंगोत्री में अभी कुछ यात्री हैं जो रुके हुए हैं। उसके अलावा जो मुखवा गांव है वहाँ भी कुछ यात्री हैं, हरसिल में भी कुछ यात्री हैं। और ये जो जगह है जहाँ पर करीब 40 से 50 होटल रिजॉर्ट तबाह हुए हैं, ये करीब 125 परिवारों का गांव है धराली। और यहाँ पर गांव के लोग जो ऊपर जो सेफ जगह है, आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि जो धार पर बसा हुआ गांव है वो धराली है, और जो नीचे है वो मार्केट है उनका, यानी जो बाजार है सड़क पे। और ये पहली बार यहाँ आपदा नहीं आई है, 2010 में आपदा आई है, 2012 में आई है जब अस्सी गंगा में बाढ़ आई थी तब भी आई थी, 2013 में तो बहुत ज़्यादा मलबा आया था और उसने जो कल्प केदार मंदिर है और कई दुकानें, घरों में और रिजॉर्टों में मलबा घुस गया था। और उसके बाद फिर 2018 में आया, 2015 में आया। तो खीरगाड़ लगातार अपना चेतावनी दे रही थी कि उसका जो मुहाना है, दरअसल खीरगाड़ का जो मुहाना है जहाँ पर वो संगम करती है भागीरथी से, उस पर इंक्रोचमेंट हो रहा था, उस पर बसासतें, होटल बन रही थी। और वो पहले से भी, ऐसा नहीं है पहली बार यहाँ आपदा आई है। 1800 में, 1750 में जब जांगला में जब सुक्की गांव के नीचे एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आया था तो करीब 10 किलोमीटर की एक झील बनी थी। तो ये 10 किलोमीटर की जो झील थी उसकी वजह से जो आज का हरसिल का पूरी वैली है, आप देखेंगे अभी भी वहाँ जो गाद है, रेत, बोल्डर पड़े हुए हैं और घाटी पूरी फैल गई थी। पहले जो भागीरथी नदी थी 200 साल पहले, वो वहाँ पर बहुत नीचे बहती थी, हरसिल से भी बहुत नीचे, धराली से भी वहाँ से बहुत नीचे भागीरथी नदी बहती थी। तो रेस्क्यू में तो दिक्कतें आएंगी। अभी कई जो रेस्क्यू की टीमें पहुंच रही हैं वो गंगनानी तक पहुंच पाई हैं, जैसे जिला प्रशासन है, SDRF है, NDRF है, हेली से कुछ जो NDRF और SDRF की टीमों को जो आर्मी हेलीपैड है बगोरी में वहाँ उतारा गया है। आज जो है चिनूक ने उड़ना था, लेकिन सुबह बहुत तेज यहाँ देहरादून में भी और सहस्त्रधारा जो हेलीपैड है वहाँ पर भी बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो दिन 10-11 बजे के बाद उन्होंने कुछ सॉर्टी की हैं, तो कुछ लोगों को वहाँ पहुँचा दिया गया है, कुछ रसद मेडिकल टीमें वहाँ पर पहुँचा दी गई हैं। जो आर्मी और ITBP की मेडिकल टीमें हैं वो भी लगातार जो लोग हैं उनको देखभाल कर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद कम है जो धराली में जो मलबा आया है उसके अंदर जितने लोग भी होंगे, 40, 50 या 100, क्योंकि जो लोकल लोग हैं उनको मालूम है, जो जिनको सेफ पहुंचाया गया है धराली से ITBP के कैंप में, क्योंकि उनको पता है कि उस गांव में उस दिन मेला था, तो गांव वाले मेले में शामिल होने के लिए गांव में चले गए थे। तो इसका मतलब है कि गांव जो धराली बाजार है वहाँ पर जो होटल हैं उनके जो कर्मचारी हैं और नेपाली मजदूर, इनकी बात कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि नेपाली मजदूर उस और थोड़ा बहुत बिहार के जो मजदूर वहाँ कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं, रेत बजरी निकालते हैं, मंदा जो भागीरथी नदी है, और जो नेपाली मजदूर हैं, क्योंकि धराली बाजार से ऊपर बहुत बड़े बड़े ऑर्चर्ड हैं और बहुत बड़ा लैंड है वो, जहाँ पर उनके बहुत बड़े बड़े
ऑर्चर्ड हैं, वहाँ कुछ मकान भी हैं, और बहुत सारे धराली के लोगों ने जहाँ उनके ऑर्चर्ड हैं वहाँ भी अपने मकान बना दिए गए हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि ये धीरे धीरे हर साल ये जो मलबा है ये बढ़ता ही जा रहा है। और जहाँ धराली का बाजार है उसी के लेवल में नदी बह रही है, आप देखेंगे तस्वीरों में जी, जी। कि उसको सेडिमेंट, मलबा, बोल्डर इतने ज़्यादा उस नदी में पहले से हैं, यानी पिछले करीब 20-25 सालों से जो उसमें मलबा है वो पहले से मौजूद था। तो रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। आज भी मौसम विभाग ने कहा था कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और कुमाऊं के कुछ इलाकों में और पौड़ी और देहरादून इन इलाकों में तेज बारिश होगी, बारिश हो भी रही है। लेकिन जब तक रोड कनेक्टिविटी ठीक नहीं होगी, हेली एक माध्यम है हमारे पास जो एयरफोर्स का, और सरकार ने 2 और हेलीकॉप्टर को, जो प्राइवेट हेलीकॉप्टर है उनको भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया है। तो कल से अगर मौसम साफ रहता है तो जो यात्री फंसे हैं पहले तो उनको रेस्क्यू करके नीचे उत्तरकाशी लाया जाएगा और उसके बाद गाड़ियों से उनको वापस भेजा जाएगा। गांव वालों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन वैसे भी जो गांव वालों को वहां से हटा के IITBP के वीडियो में कि वो गांव जहां पर गांव बसा है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और नदी उसी तरफ गई है जिस तरफ वो हमेशा जाती है। मलबा जिस तरह उसने इस बार नहीं, संदीप जी एक सवाल ये भी था कि जब कल ये घटना घटी और विजुअल्स तस्वीरें हम देख रहे थे संदीप जी, तो ऐसा लग रहा था कि पूरा बाजार खचाखच भरा हुआ था। वहाँ पर गाड़ियाँ थीं, फ्रूट्स की दुकानें दिखाई दे रही थी, लोग टहल रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे। और जब पानी आया है तो 20-25 सेकेंड में मुश्किल लगा होगा, पूरा मार्केट और पूरा वो इलाका भर गया स्लेट से, मड से और पानी से। आपके हिसाब से कल कितनी पॉपुलेशन वहाँ पर रही होगी दोपहर में जब ये मामला हुआ है आपके हिसाब से? देखिए, एक तो वहां पर मेला था तो कुछ जो महिलाएं और गांव के लोग थे वो मेले में चले गए थे। और धराली चूंकि ऐसा बाजार है, उस पूरी जो पिपला टकनौर की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें 7 गांव हैं, सुक्की है, झाला है, पुरसाली है, हरसिल है, बगोरी है और मुखवा, ये 7 गांव हैं। तो इन गांवों में, मुखवा में भी कल त्योहार था, धराली में भी त्योहार था, उसके अलावा बगोरी में भी। तो जो लड़के हैं, युवा लड़के, वो बाजार में ही रहते हैं अमूमन। कुछ नेपाली वहां पर हैं, 100 से ज्यादा लोगों की हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन प्रशासन ने अभी तक जितने लोग वहां पर दबे हैं या जिनकी मौत हो चुकी होगी, क्योंकि मलबा बहुत बड़ा है, उनको पता होगा, क्योंकि लोकल लोगों ने बता दिया होगा कि किस होटल में कितने लोग थे, कितने वहां पर नेपाली काम करते हैं, तो वो होटलों में ही रुके हुए थे। तो एग्जैक्ट आंकड़ा प्रशासन के पास अब तक आ चुका होगा। प्रशासन कब इसको डिस्क्लोज करेगा, आज या कल करेगा या परसों करेगा, क्योंकि लोकल लोग जो ऊपर गांव में थे उन्होंने बता दिया होगा कि उनके कौन अपने परिजन किस होटल में थे। संदीप, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट वही इंफॉर्मेशन दी है जो सब जगह मिसिंग है। तमाम न्यूज़ चैनल्स पे, वेबसाइट्स पर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए मैं इतनी देर तक आपको सुनता रहा, क्योंकि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बहुत ऑथेंटिक है। आप तमाम इलाकों के नाम बता रहे हैं, आप पूरी आइटनरी समझा रहे हैं, आप पूरा जोग्राफिकल स्ट्रक्चर बता रहे हैं, आप उस इलाके की हिस्ट्री भी बता रहे हैं, क्योंकि ये एक तरीका है समझने का कि हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसका पुराना कनेक्शन क्या है। बहुत शुक्रिया, आप साथ रहिएगा। मैं प्रोफेसर विभूति राय के पास जा रहा हूँ। सर, माफ़ी चाहता हूँ, आपकी भी आवाज़ मुझ तक नहीं आ पा रही थी, लेकिन प्रोफेसर साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इस तरह के हादसे एक तरह की चेतावनी होते हैं, इस तरह के घटनाक्रम आपको सचेत करते हैं कि भाई अभी भी वक्त है, बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं पहाड़ों पर वो नहीं होनी चाहिए। वो चाहे टनल के नाम पर विकास हो रहा हो, चाहे वहाँ पर प्लेटफॉर्म बन रहे हो, चाहे बांध बन रहे हो, चाहे पावर स्टेशंस बनाए जा रहे हो, पहाड़ों को काट काट कर पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है, होम स्टेज, होटल्स, वहाँ का जो कमर्शियलाइजेशन पहाड़ों का हो रहा है सर, ये मुझे लगता है आने वाले वक्त में और ख़तरनाक आउटपुट देगा हमें और आपको। मैं इस बात से आपकी सहमत हूं, क्योंकि ये जो पूरा डेवलप किया था इन्होंने एरिया, मैं धराली, न्यू धराली कह सकता हूं उसको, जहां होटल्स वगैरह डेवलप किए, वो ऑलरेडी जैसे संदीप जी ने बताया कि वहां पर रेगुलर वहां पे डेब्री आ रही थी, जो ऊपर से डेब्री फ्लो हुआ है, हम लोग जियोलॉजी में उसको डेब्री फ्लो कहते हैं, जिससे नीचे भागीरथी नदी के ऊपर डेब्री कोन बना हुआ था। उस कोन के ऊपर तो कभी भी डेवलपमेंट होना ही नहीं चाहिए। और एक्चुअली दिक्कत यह है कि कोई भी भूवैज्ञानिक प्रदेश सरकार के द्वारा वहां पे जो डेवलपमेंट होता है वहां पर उससे परमिशन लेनी चाहिए, क्योंकि भूवैज्ञानिक ही बता सकता है कि कौन सा स्टेबल एरिया हो सकता है डेवलपमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चूक पूरे हिमालय में हो रही है और भूवैज्ञानिकों का जो एक उनकी डिस्टिंग्विश्ड ओपिनियन होती है किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए, वो जरूर ली जानी चाहिए।
जहां तक पर्यावरण का सवाल है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ताश के पत्तों की तरह बड़े बड़े बिल्डिंग्स को हमने गिरते देखा, क्योंकि जब नेचुरल डिजास्टर इस लेवल का होता है कि बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ डेब्री ये इतनी स्पीड से आ रही, जैसा कि 24 से 34 सेकंड के बीच में हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा एरिया, लगभग 1 किलोमीटर का एरिया नष्ट हो गया, और उसमें जितने भी लोग दबे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके लिए रेस्क्यू किया जा सकता है। मौसम खराब है, पूरी डेब्री को हटाना, उसमें बड़े बड़े पत्थर हैं, बोल्डर्स हैं, कॉबल्स हैं, पेबल्स हैं, ये बहुत आसान काम नहीं है। जो लोग जीवित बच गए हैं उनको ही सुरक्षित स्थानों पे लिया जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि पीछे से सेकंड और थर्ड फेज के भी डेब्री फ्लो हो सकते हैं। तो अभी भी चिंता की बात है कि वहां पर जो रेस्क्यू करने के लिए लोग गए हैं उनके लिए भी ये चेतावनी हो सकती है कि बहुत संभाल करके रेस्क्यू करें, अपनी जान जोखिम में न डालते हुए। ऑब्वियसली जितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है वो एग्जिस्टिंग गांव वाले होंगे जो कि बच गए थे। तो आने वाले समय में हमें लगता है जब थोड़ा सा मौसम साफ होगा तब बेहतर स्थिति होगी। और इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जो वीडियो आया है उस वीडियो के माध्यम से जहां पर वो बिल्डिंगें थी और स्मैश आउट हुई हैं, उन क्षेत्रों को चिन्हित करके वहां पर बुलडोजर की मदद से, उसको जेबीसी की मदद से सफाई करके वहां पर हो सकता है कि जो लोग हताहत हुए हों उनके बॉडीज मिले। और ये भी संभव है कुछ लोग अगर ऐसे कमरों में बंद पड़े पा गए, जगह पा गए और वहां पे डेब्री नहीं घुसा तो जीवित भी मिल सकते हैं। तो ये जो अभी स्थिति है इसको मेरी समझ से प्रदेश सरकार जरूर इस बात का ध्यान देगी कि जहां पर बिल्डिंग्स थी उन बिल्डिंग्स के एरिया को, अब ऊपर डेब्री आ गई है, वहां पे डेब्री हटा करके देखा जाए और लोगों को खोजा जाए। ऐसे संभावना है। कई बार पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा पाया गया कि लोग 5-5, 6-6 दिन तक उसमें जीवित रहे, उनको ऐसा स्पेस मिल गया जहां पे कि एयर थी और दे कुड सर्वाइव। मैं इसके साथ साथ जहां तक पर्यावरण का सवाल है, वहां पर जो ऑर्चर्ड्स थे, सेब के ऑर्चर्ड्स थे, वो सब नष्ट हो गए हैं। और इन जहां पर आ चुकी है इस समय ये तबाही, इसको फर्दर कभी डेवलप नहीं करना चाहिए हैबिटेशन के लिए, क्योंकि फिर हो सकता है 10, 20, 50 साल में इससे ज्यादा भयंकर सर रूप से। मुझे तो लगता है 10, 20, 50 साल सर ज्यादा है। मुझे तो लगता है कि 1, 2 साल, 5 साल में भी इट कुड रिपीट इटसेल्फ, क्योंकि सर दोबारा हो सकता है अगर तेज बारिश हुई, क्योंकि जैसा कि संदीप भाई भी बता रहे हैं डेब्रीज बहुत सॉफ्ट हैं। और बाकी भी जो हमारे जो गेस्ट हैं वो बता ही रहे हैं, बियानी सर भी बता रहे हैं कि किस तरह की सिचुएशन वहाँ पे। बियानी सर, मेरा एक सवाल आपसे है कि डेवलपमेंट के नाम पर क्या सरकार कंसल्ट कर रही है भूवैज्ञानिकों को? क्या वो उनसे डेटा और उनसे रिसर्च ले रही है कि भाई इस इलाके में हम टनल बना रहे हैं, इस इलाके में हम नया हैबिटेट, मैं आ रहा हूँ संदीप भाई आपके पास आ रहा हूँ, क्या नया हैबिटेट बना रहे हैं, हम यहाँ होटल डेवलप कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक इंडस्ट्री बना रहे हैं, क्या भूवैज्ञानिकों से सरकार बातें करती है? और अगर बातें कर रही होती तो शायद ये हादसा नहीं होता, क्योंकि ये सामान्य रहने लायक जगह तो बिल्कुल भी नहीं है। बियानी सर। और जहाँ तक सरकार की बात है तो कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर, चाहे वो डैम्स का हो या टनल्स का हो या रोड का हो, बिना डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए बिना वो बनता नहीं है। और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भूवैज्ञानिक अपनी बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखते हैं कि यहाँ पे ये कमजोर एरिया है, यहाँ पे ये स्ट्रांग एरिया है, यहाँ पे ये होना चाहिए, अगर कमजोर एरिया तो किस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर हम इन सारी चीजों को ध्यान रखें और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो लिखा गया है उसको अक्षरशः पालन करें तो इस तरह की घटनाओं से अवॉइड किया जा सकता है। परंतु जो आपने धराली की बात करी है तो वहां पर कोई जो सड़क है वो काफी दूर है, और सड़क जो टूटी है उसका कारण ये कि वो रिवर के इरोजन के कारण टूटी है, और रिवर जब सड़क के किनारे से बहेगी तो वो कभी न कभी सड़क को तोड़ेगी, पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी और सड़क कोलैप्स करेगी ही, तो वो अनअवॉइडेबल सिचुएशन हो जाती है। तो उसके लिए पहले से ही मॉनिटरिंग की जरूरत है कि भाई रिवर एकदम सड़क के किनारे बह रही है तो हम किस तरह के इसको प्रोटेक्शन के उपाय लें और इसके बाद सड़क को बचाए रखें। तो ये सारी चीजों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग चाहिए। और इसके लिए कोई, जैसे मैंने कहा कि आजकल बहुत आसान हो गया है मॉनिटरिंग करना, ड्रोन की मदद से आप कर सकते हैं बिना किसी ज्यादा खर्चे के। तो इन सारी चीजों को करें तो हम काफी कुछ अवॉइड कर सकते हैं। पॉइंट टेकन। आप संदीप, आप कुछ कह रहे थे? संदीप
सर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने अभी सर से पूछा। जब 2013 में उत्तराखंड में हिमालयन सुनामी आई थी तो उसके बाद जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है भारत के, जिसमें वाडिया है, आपका रुड़की IIT रुड़की है, नेशनल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की है, GSI है, इन सब ने मिलके करीब 2 वॉल्यूम में बहुत बड़ी रिपोर्ट सरकार को, केंद्र सरकार को सौंपी थी कि उत्तराखंड में कौन कौन से वल्नरेबल साइट हैं। देखिए उत्तराखंड की ये जो गंगा घाटी है, जहाँ गंगोत्री धाम है, यमुना घाटी है, केदार घाटी है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ जो अलकनंदा वैली है, इनमें आज से नहीं सालों से प्रेशर रहा है सड़क चौड़ी करने का, डैम इन्हीं नदियों में बन रहे हैं। तो उस रिपोर्ट में साफ साफ ये कहा गया था कि क्या क्या सरकार को नहीं करना है। अब केदारनाथ का उदाहरण दे लूं, केदारनाथ के लिए कहा गया था कि 10 साल तक आपको केदारनाथ में छेड़ना ही नहीं है। अभी तो केवल धराली एक छोटा सा जो बाजार है वो तबाह हुआ है। अभी तो उत्तराखंड में 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों बम पर जो छोटे छोटे कस्बे हैं और जो हमारे शहर है वो बसे हुए हैं। तो वहां उन्होंने कहा था कि आप 10 साल तक कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे, जो डेब्रिस पीछे मंदिर के पीछे हैं उनको वैसे ही रखेंगे, केवल हेलीपैड का निर्माण करेंगे, हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे। अब आप केदारनाथ चले जाइए, राज्य और केंद्र सरकार की जो निर्माण है 5-5 मंजिला वहां पर बिल्डिंग बन रही है, उसकी परमिशन कौन दे रहा है? जबकि जो केदारनाथ नगर पंचायत है उनके जो बाईलॉज हैं वो ये कहते हैं कि 2 मंजिला से, खुद सरकार की जो गाइडलाइन है, यूपी के समय के जो बाईलॉज बने हैं नगर पंचायत के, वो ये कहते हैं। तो उत्तराखंड में वाडिया इंस्टीट्यूट है, इतने बड़े यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन सरकार ने कभी भी, खास तौर पे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो जियो साइंस में जो साइंटिस्ट हैं, उनकी रिपोर्ट के आधार पे जमीन पे कोई काम नहीं किया। ऑल वेदर रोड पर भी जो काम हो रहा है उस पे भी थर्ड पार्टी से जो सर्वे कराया गया पूरा ऑल वेदर रोड का, जबकि वाडिया हमारे पास था तो वाडिया के साइंटिस्टों की मदद ली जाती। संदीप जी, वक्त थोड़ा सा कम है। से और गंगोत्री तक एक लास्ट में अभी उसमें वो ऑल वेदर रोड का काम हुआ ही नहीं है। कई मीडिया कर्मी ये भी बता रहे हैं, जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि वहां पर रोड चौड़ीकरण की वजह से ये सब दिक्कतें हो रही हैं। उत्तरकाशी से लेके गंगोत्री तक का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट और NGT में गया और अभी उस पर रोक लगी है, अभी उस पर काम शुरू हुआ ही नहीं। ठीक है एक भी संदीप, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। PCR मुझे कह रहा है रैप करने के लिए शो। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, लेकिन मैं फिर से आपको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा और कार्यक्रमों में, क्योंकि बहुत इन्फ्यूज इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन आपसे मिल रही है और यही हमें दर्शकों तक पहुंचाना कि आखिरकार वहां पर क्या कुछ हुआ। देखिए, लापरवाही सरकार की है, प्रशासन की है, जिसकी भी है, लेकिन उसका खामियाजा आम जनता को चुकाना पड़ रहा है और यही सबसे बड़ा शूल, सबसे बड़ा दर्द है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।